हेलो स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम अपना टॉपिक करेंगे गैमेटोजेनेसिस। ठीक है। तो गैमेटोजेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ठीक है। तो मेल इंडिविजुअल के अंदर कौन सा गैमेट बनेगा? स्पर्म फॉर्मेशन होगी। तो मेल इंडिविजुअल में गैमेट बनने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है। और फीमेल इंडिविजुअल के अंदर गैमेट बनने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे? oogenesis, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम। ठीक है। तो गैमेटोजेनेसिस में अपने को दो टॉपिक पढ़ने हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम। ठीक है, मेल में और फीमेल में। अब पहले थ्योरी कंटेंट देखते हैं। तो इसमें कह रहा है कि जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, तो मेल के अंदर कौन है? टेस्टिस। और फीमेल बॉडी में कौन है? ओवरी। ठीक है। मेल में टेस्टिस स्पर्म बनाएगी, फीमेल बॉडी में ओवरी ओवम बनाएगी। तो ये दोनों क्या प्रोड्यूस करते हैं? गैमेट्स, दैट इज स्पर्म एंड ओवम रेस्पेक्टिवली। कौन से प्रोसेस से? गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस से। तो मेल में जो गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है वो क्या बोला जाएगा? स्पर्मेटोजेनेसिस। और फीमेल बॉडी में जो गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस है वो क्या बोला जाएगा? oogenesis। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले बता रहा है मेल इंडिविजुअल में। ठीक है। तो मेल इंडिविजुअल में गैमेट्स की फॉर्मेशन कहाँ पे टेक प्लेस करेगी? टेस्टिस के अंदर। अब टेस्टिस में कौन सा प्रोसेस टेक प्लेस करेगा वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो मेनली अपने को मेल इंडिविजुअल में कौन सा प्रोसेस पढ़ना है? स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है। ठीक है। अब पहली इंपॉर्टेंट बात अपने को पता होनी चाहिए कि मेल इंडिविजुअल में स्पर्म की फॉर्मेशन कब चालू होती है? प्यूबर्टी, एट प्यूबर्टी। ठीक है। 13-14 साल की एज पे हार्मोनल चेंज आने की वजह से मेल बॉडी में स्पर्म का बनना चालू होता है टेस्टिस के अंदर। ठीक है। प्यूबर्टी पे स्पर्मेटोजेनेसिस इनिशिएट होता है। अब इसमें होगा क्या कि प्यूबर्टी से जस्ट पहले तक टेस्टिस के अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं। टेस्टिस के अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये इमेच्योर मेल जर्म सेल्स होती हैं। इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। ये सेल्स क्या बोली जाती हैं? स्पर्मेटोगोनिया। और ये कैसी सेल होती हैं? डिप्लॉयड सेल होती हैं, 2n की सेल होती हैं। बट इनको हमने बोला इमेच्योर मेल जर्म सेल्स। अब जब हार्मोनल चेंज आएगा तो उसके बाद ये स्पर्मेटोगोनिया पहले माइटोसिस करके अपना नंबर इंक्रीज करेंगी। पहले माइटोसिस करेंगी ताकि इनका नंबर इंक्रीज हो जाए। ठीक है। तो हमने बोला इन्होंने मल्टीपल अपनी कॉपीज बना ली। ये कौन सी सेल्स है? स्पर्मेटोगोनिया। ये मल्टीपल बन गई, इन्होंने अपना नंबर मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है। अब भी ये कौन सी सेल्स है? स्पर्मेटोगोनिया। तो इनको वैसे तो मियोसिस करके स्पर्म बनाना है, लेकिन इनिशियली ये क्या करती हैं? माइटोसिस ही करती हैं, अपना नंबर इंक्रीज करती हैं। ठीक है। इस फेज को बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन फेज। ठीक है। मल्टीप्लाई करना, नंबर बढ़ा लेना। क्योंकि अब काफी लार्ज अमाउंट में स्पर्म फॉर्मेशन करनी है तो पहले अपना नंबर बढ़ाया। अब क्या होगा? अब इनमें से कुछ स्पर्मेटोगोनिया वो अपना ग्रोथ करेंगी, अपना साइज इंक्रीज करेंगी। ठीक है। और ये मियोसिस के अंडर को जाएंगी। तो ऐसी स्पर्मेटोगोनिया जिन्होंने ग्रोथ किया और मियोसिस के अंडर को जाना है, वो अब क्या बोली जाती हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। है तो ये भी स्पर्मेटोगोनिया, बट ये वो स्पर्मेटोगोनिया है जिन्होंने डिसाइड कर लिया है कि मेरे को मियोसिस में एंटर करना है। ठीक है। इसलिए हमने इनको क्या बोला? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये भी कैसी सेल है? 2n की सेल है। बस इन्होंने क्या किया? ग्रोथ किया। ठीक है। तो स्पर्मेटोगोनिया थी, वो थोड़ा अपना साइज में ग्रो हो गई, तो अब हम उसको क्या बोलने लग गए? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल जो है, अब ये मियोसिस में एंटर करेगी। तो सबसे पहले कौन से मियोसिस में जाएगी? मियोसिस फर्स्ट में। और मियोसिस फर्स्ट को हम कैसा डिवीजन भी बोलते हैं? रिडक्शन डिवीजन। इसमें क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाते हैं? हाफ हो जाते हैं। ठीक है। तो मियोसिस वन जब एंड होगा तो उसके एंड में कितनी सेल बनेंगी? 2 सेल बन जाएंगी। मियोसिस वन के कंप्लीशन पे 2 सेल बन जाएंगी। तो अब इन दोनों सेल्स में क्रोमोसोम नंबर क्या हो गया होगा? हाफ हो गया होगा। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में 2n था, तो अब ये जो 2 सेल बनी है इनको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट।
बट ये रिडक्शन डिवीजन से बनी है, मियोसिस 1 से बनी है। तो अब ये दोनों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कैसी होंगी, एन की होंगी, हैप्लोइड होंगी। ठीक है, 23 क्रोमोजोम होंगे ह्यूमन के केस में। अच्छा, अब ये जो दो सेल बनी है ये फर्दर किसके अंदर एंटर कर जाएंगी, मियोसिस सेकेंड में। अब ये किस में एंटर करेंगी, मियोसिस सेकेंड। ये वाली सेल भी किस में एंटर करेगी, मियोसिस सेकेंड। ठीक है, और मियोसिस सेकंड कैसा डिवीजन होता है, इक्वेशनल डिवीजन। उससे बनने वाली अगली सेल्स में क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, जैसे पेरेंट सेल में है वैसा ही क्रोमोसोम नंबर आगे रहता है। तो इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से भी कितनी सेल बनेंगी, दो सेल बनेंगे। इस वाली सेल से भी कितनी बनेंगी, दो बन जाएंगी। तो अब ये जो चार राउंड सेल बन गई, इनको अब हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटेड राउंड सेल बनती हैं। क्या बोली जाती हैं, स्पर्मेटेड। तो एक्चुअल में तो हमें क्या बनाना था, स्पर्म की फॉर्मेशन करनी थी, लेकिन अभी जो ये राउंड सेल बनी है इनको हमने क्या बोला, स्पर्मेटेड। ठीक है, तो अपने पास एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था, उससे टोटल कितने स्पर्मेटेड बन गए, चार स्पर्मेटेड बन गए। ठीक है, स्पर्मेटेड की फॉर्मेशन हो गई। अब ये जो स्पर्मेटेड बना है ये कैसा होगा, ये चारों के चारों स्पर्मेटेड कैसे होंगे, हैप्लोइड। क्योंकि मियोसिस 2 से बनने वाली सेल्स का नंबर, क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है पेरेंट सेल के जैसा ही। तो सेकेंड स्पर्मेटोसाइट पेरेंट सेल हो गई, उसने डिवाइड करके आगे दो स्पर्मेटेड बना दिए। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये चारों जो स्पर्मेटेड हैं, ये जो चारों स्पर्मेटेड हैं, ये सर्टोली सेल से न्यूट्रिशन लेंगे और किस में चेंज हो जाएंगे, मोटाइल स्पर्म के अंदर चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये किस में चेंज हो जाएंगे, मोटाइल स्पर्म के अंदर चेंज हो जाएंगे। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ। और ये भी कैसा होगा, हैप्लोइड स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से चार स्पर्म बनते हैं। ठीक है, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से चार स्पर्म बनते हैं। क्वेश्चन आ जाए, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनेंगे, तो आंसर आएगा 2। क्वेश्चन आ जाए, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनेंगे, तो आंसर आएगा 4। ठीक है, और ये सारा इसका हैप्लोइड डिप्लोइड याद रखना है। स्पर्मेटोगोनिया डिप्लोइड होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लोइड, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटेड स्पर्म, ये सारे कैसे होते हैं, हैप्लोइड स्ट्रक्चर होते हैं, एन के स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, तो इनिशियली जो माइटोसिस करके इन्होंने अपना नंबर बढ़ाया, ये वाला नंबर बढ़ाया, ये कौन सा फेज बोला जाता है, मल्टीप्लीकेशन फेज, है ना। क्योंकि इसमें वो अपना नंबर मल्टीप्लाई कर रही है, स्पर्मेटोगोनिया, जिनको काफी सारा नंबर में स्पर्म बनाना है। ठीक है, फिर ये स्पर्मेटोगोनिया ग्रो करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में चेंज हो गई। ठीक है, क्योंकि ऐसी साइल बनानी है जो मियोसिस के अंडर को जा सके। तो इस फेज को फिर क्या बोल देते हैं, ग्रोथ फेज। ये कौन सा फेज रहता है, ग्रोथ फेज। ठीक है, और फिर एक्चुअल में मैच्योर स्पर्म बनाने का प्रोसेस चालू होता है, मियोसिस शुरू होता है। तो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्म बनाना, ओवरऑल ये क्या बोला जाता है, मैच्योरेशन फेज। ओवरऑल इसको क्या बोल देते हैं, मैच्योरेशन फेज। ठीक है, ये मैच्योरेशन फेज। अच्छा, अब है कि ये जो लास्ट स्टेप है कि हमने स्पर्मेटिड से क्या बनाया, मोटाइल स्पर्म बनाया, डेवलपिंग स्पर्म बना दिया। तो ये जो लास्ट प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। सिर्फ ये लास्ट स्टेप क्या बोला जाता है, स्पर्मियोजेनेसिस। ओवरऑल ये स्पर्म बनाने का प्रोसेस क्या बोला जाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। बट राउंड स्पर्मेटिड्स का मोटाइल स्पर्म में चेंज हो जाना, वो क्या बोला जाता है, स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, तो ये ओवरऑल फ्लो चार्ट अपने को याद करना है, किससे रिलेटेड, स्पर्मेटोजेनेसिस से रिलेटेड। ठीक है, अब थ्योरी कंटेंट पे चलते हैं। देखो, तो अब बुक में क्या बोल रहा है कि इन टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर पहले कौन सी सेल होती हैं, इमेच्योर मेल जर्म सेल्स होती हैं, जिनको हम क्या बोल देते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगी, स्पर्म। कौन से प्रोसेस से, स्पर्मेटोजेनेसिस। कब बिगिन होगा, ये इंपॉर्टेंट है, दैट बिगिन एट प्यूबर्टी। क्वेश्चन में लिखा जाएगा दैट बिगिन एट बर्थ, ठीक है, वो गलत हो जाएगा। कब बिगिन होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, प्यूबर्टी पे। ठीक है, अच्छा, तो कौन सी सेल होती है टेस्टिस के अंदर, स्पर्मेटोगोनिया सेल होती हैं।
कहाँ प्रेजेंट होती है? इनसाइड वॉल ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के इनसाइड दो ही तरह की सेल होती हैं, एक को क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया, दूसरी न्यूट्रिशन देने वाली सर्टोली सेल। ठीक है, दो ही सेल होती हैं। तो इनसाइड होती हैं, ये अपने को याद रखना है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होती हैं। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। ठीक है। अच्छा, तो पहले तो वो स्पर्मेटोगोनिया मल्टीप्लाई करेंगी कौन से डिवीजन से? माइटोटिक डिवीजन, माइटोसिस। ठीक है, अपना नंबर बढ़ाएंगी पहले तो काफी सारा, और इंक्रीज हो जाएंगी नंबर में। तो ये फेज क्या बोला जाता है? मल्टीप्लीकेशन फेज, की बस अपना नंबर इंक्रीज कर रही है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया सेल हैं, ये है कैसी? डिप्लॉइड सेल है। और कितने क्रोमोजोम कंटेन करेंगी? 46 क्रोमोजोम। ठीक है। अब इनमें से कुछ स्पर्मेटोगोनिया अपना साइज इंक्रीज करेंगी, ग्रोथ करेंगी। ठीक है, और मियोसिस के अंडर को जाने के लिए तैयार हो जाएंगी। तो ऐसी स्पर्मेटोगोनिया जो ग्रो करके मियोसिस में जाने को तैयार हो जाएंगी, उनको हम क्या बोलने लग जाएंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है। तो कह रहे हैं फिर सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया क्या बोली जाने लग जाती हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। वो पीरियोडिकली किसके अंडर को जाना चालू करती हैं? मियोसिस के अंडर को जाना चालू करती हैं। ठीक है। तो ये प्राइमरी स्पर्मेटोगोनी स्पर्मेटोसाइट जो है वो है तो स्पर्मेटोगोनिया ही। ठीक है, और जो पहली बार मियोसिस में एंटर करेगी। तो जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो अपना कंप्लीट करेगी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। और फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कैसा होता है? रिडक्शन डिवीजन। कि उससे बनने वाली सेल्स में आगे क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, पेरेंट सेल से आधा हो जाता है। तो लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ टू इक्वल सेल बनेंगी, लेकिन कैसी सेल बन जाएंगी? हैप्लोइड सेल बन जाएंगी। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएंगी। तो कौन सी दो सेल बनेंगी? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, दोनों इक्वल साइज की होंगी, लेकिन पेरेंट सेल से क्रोमोसोम नंबर आधा होगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे उसमें? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में 23 क्रोमोसोम हो जाएंगे। ठीक है। अब ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगी, ये दो बन गई। अब ये दोनों फर्दर किस में एंटर कर जाएंगी? सेकेंड मियोसिस में। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो सेकेंड मियोटिक डिवीजन। क्या बनाएंगी? फोर इक्वल साइज की हैप्लोइड सेल बनाएंगी, जिनको क्या बोलेंगे? स्पर्मेटिड। ठीक है। बट ये स्पर्मेटिड तो राउंड सेल बनेंगी, अपने को तो मोटाइल स्पर्म बनाना है। तो अब ये स्पर्मेटिड सर्टोली सेल से न्यूट्रिशन लेगा और मोटाइल स्पर्म में चेंज हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन पूछ रखा है, what would be the number of chromosome in the spermatid? तो spermatid में कितने क्रोमोसोम नंबर होगा? 23। ठीक है, हैप्लोइड होंगे ये। अच्छा, अब स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएंगे किसके अंदर? स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म में। कौन से प्रोसेस से? स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, तो ये अपने को याद रखना है। स्पर्मेटिड का स्पर्म में, मोटाइल स्पर्म में चेंज हो जाना के लास्ट स्टेप क्या बोला जाता है? स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है। और स्पर्मियोजेनेसिस के टाइम पे स्पर्म का हेड किस में एम्बेडेड होता है? स्पर्म हेड बिकम एम्बेडेड इन सर्टोली सेल। ठीक है, इसमें एम्बेडेड होता है। बट जैसे स्पर्मियोजेनेसिस पूरा होगा, आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस, वो फाइनली स्पर्म रिलीज हो जाएगा कहां से? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से। कौन से प्रोसेस से? स्पर्मिएशन। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म का बाहर रिलीज हो जाना क्या बोला जाता है? स्पर्मिएशन। ठीक है, इसमें ये नहीं लिखा है फाइनली रिलीज फ्रॉम द टेस्टिस। ठीक है, क्या लिखा है? फाइनली रिलीज फ्रॉम द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, कि ट्यूब्यूल से बाहर निकल के डक्ट में आ गया। तो वो क्या बोला जाएगा? प्रोसेस स्पर्मिएशन। ठीक है। और फीमेल बॉडी में एंटर कर जाए स्पर्म, उसको क्या बोलते हैं? इंसेमिनेशन। ठीक है। तो ये तो टोटल प्रोसेस हो गया स्पर्मेटोजेनेसिस का। अब इन्होंने डायग्राम में बता रखा है। तो सबसे पहले अपने पास मदर जर्म सेल्स कौन सी होती हैं? स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, कैसी सेल होती हैं ये? 2n की डिप्लॉइड सेल होती हैं। अच्छा, और कौन सी सेल होती हैं इनसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल? सर्टोली सेल। ये भी डिप्लॉइड सेल होती हैं, न्यूट्रिशन देती हैं। अब कुछ स्पर्मेटोगोनिया किस में चेंज हो जाती हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, क्योंकि अपना साइज इंक्रीज कर लेती हैं और मियोसिस में जाने के लिए रेडी हो जाती हैं। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 1 करके क्या बनाती हैं? दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। लेकिन अब ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगी, और ये कैसे बनेंगी? मियोसिस 1 से। तो इनका क्रोमोसोम नंबर कितना हो जाएगा? n। और दो सेकंड स्पर्मेटोसाइट आगे चार क्या बना देंगी? स्पर्मेटिड। और वो स्पर्मेटिड सर्टोली सेल से न्यूट्रिशन लेके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मोटाइल स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ में। ठीक है, तो ये इनकी प्लोइडी है, सारों की याद करनी है। ठीक है।
कहाँ का स्ट्रक्चर है ये? इनसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। तो स्पर्म फॉर्मेशन कहाँ टेक प्लेस करती है? इनसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनेंगे? 4। एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनेंगे? 2। ठीक है, ये याद रखना है। अब इसके बाद बता रहा है हार्मोनल फीडबैक, कि कौन कौन से हॉर्मोन्स हैं जो रोल प्ले करते हैं स्पर्म की फॉर्मेशन कराने में, स्पर्म बनवाने में कौन कौन से हॉर्मोन्स रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अब वो पढ़ेंगे। देखो, तो अब अपने को क्या पढ़ना है? हार्मोनल फीडबैक, हॉर्मोन्स का क्या रोल रहता है। ठीक है, मेनली इसमें अपन एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट पढ़ेंगे हार्मोनल फीडबैक में। तो सबसे पहले क्या रहता है? अपने हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन बनता है। कौन से पार्ट से? ब्रेन का कौन सा पार्ट? हाइपोथैलेमस। ये अपन कहानी कब से पढ़ रहे हैं? प्यूबर्टी से, कि प्यूबर्टी के बाद क्या हार्मोनल चेंज आता है मेल बॉडी के अंदर। तो सबसे पहले अपना ब्रेन का फोर ब्रेन का पार्ट है हाइपोथैलेमस। वो ब्लड में एक हार्मोन रिलीज करना चालू करता है जिसको क्या बोलते हैं शॉर्ट में? जीएनआरएच। ठीक है, कौन सा हार्मोन रिलीज करना चालू करेगा? जीएनआरएच। यहाँ हार्मोन को मैं रेड कलर से डिनोट कर रहा हूँ, जीएनआरएच। ये हार्मोन ब्लड में रिलीज होगा। अब ये जीएनआरएच हार्मोन आके किस पे एक्ट करेगा? ये आके एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा। ठीक है, तो हमने बोला प्यूबर्टी पे सबसे पहले कौन सा हार्मोन बढ़ता है? जीएनआरएच। जीएनआरएच की फुल फॉर्म क्या होती है? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, कहाँ से आया? हाइपोथैलेमस से। कब रिलीज हुआ? प्यूबर्टी पे। अब ये जीएनआरएच जाके किस पे एक्ट करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी पे, आगे वाले पिट्यूटरी पे। तो जब एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा तो एंटीरियर पिट्यूटरी फिर खुद अपने हार्मोन बनाने लग जाता है। कौन से हार्मोन बनाने लग जाता है? गोनेडोट्रोपिन बनाने लग जाता है। अपने कौन से हार्मोन बनाने लग जाता है? गोनेडोट्रोपिन्स। ठीक है, किसके कहने पे? जीएनआरएच के कहने पे। अब ये कौन से गोनेडोट्रोपिन बनाएगा? 2 गोनेडोट्रोपिन बनाएगा। एक का क्या नाम होता है? एलएच। दूसरे का क्या नाम होता है? एफएसएच। एलएच मतलब ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और एफएसएच मतलब फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इन दोनों हार्मोन्स को मिला के हम क्या बोल देते हैं? गोनेडोट्रोपिन्स। ठीक है, ट्रोपिन मतलब स्टिमुलेट करने वाला, गोनेडो मतलब गोनेड्स। मेल बॉडी में गोनेड्स कौन होता है? टेस्टिस। तो ये एलएच और एफएसएच जाके मेल बॉडी में किसको स्टिमुलेट करते हैं? एक्टिवेट करते हैं, टेस्टिस को एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? गोनेडोट्रोपिन्स। अब ये एल एच एफ एस एच हैं, ये मेल बॉडी में किस पे जाके एक्ट करेंगे? टेस्टिस पे जाके एक्ट करेंगे। तो ये जो एल एच है, ये जाके टेस्टिस की कौन सी सेल पे एक्ट करेगा? लीडिंग सेल पे जाके एक्ट करेगा। टेस्टिस में एक सेल होती है ना, लीडिंग सेल, या इसका दूसरा नाम होता है इंटरस्टिशियल सेल, उस पे जाके एक्ट करेगा। ठीक है, और फिर लीडिंग सेल को ये बोलेगा कौन सा हार्मोन बनाने लग जाओ। लीडिंग सेल कौन सा हार्मोन बनाती है? एंड्रोजन। ठीक है, या जिसको हम क्या भी बोल सकते हैं? टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टिस अपना कौन सा हार्मोन बनाती है प्यूबर्टी पे? टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन। कौन सी सेल बनाती है टेस्टिस की? लीडिंग सेल बनाती है। ठीक है, अच्छा, दूसरा कौन सा हार्मोन था? एफएसएच। एफएसएच जाके कौन सी सेल पे, टेस्टिस की कौन सी सेल पे एक्ट करता है? सर्टोली सेल पे जाके एक्ट करता है। ठीक है, और सर्टोली सेल फिर ऐसे फैक्टर बनाने लग जाती है, ऐसी प्रोटीन्स बनाने लग जाती है जिससे स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प हो। जो राउंड स्पर्मेटिड थे ना, वो मोटाइल स्पर्म में चेंज हो रहे थे। कौन से प्रोसेस से? स्पर्मियोजेनेसिस से। तो एक्चुअल में स्पर्मियोजेनेसिस के लिए सर्टोली सेल का न्यूट्रिशन बनाना जरूरी है। तो उसके लिए सर्टोली सेल को कौन बोलेगा कि न्यूट्रिशन बनाना है? एफएसएच आके बोलेगा। यानी कि कौन से प्रोसेस में हेल्प करेगा? स्पर्मियोजेनेसिस के अंदर। ठीक है, और लीडिंग सेल एंड्रोजन बनाने लग गई थी, टेस्टोस्टेरोन बनाने लग गई थी। ये टेस्टोस्टेरोन कौन से प्रोसेस में हेल्प करवाएगा? स्पर्मेटोजेनेसिस में, ओवरऑल स्पर्म फॉर्मेशन में। ठीक है, तो एक फ्लो चार्ट अपने को ये याद करना है। तो सबसे पहले अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे पहले प्यूबर्टी पे कौन सा हार्मोन बढ़ता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है? जीएनआरएच।
कहाँ से रिलीज होके आता है? हाइपोथैलेमस से। फिर वो जाके किस पे एक्ट करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी फिर क्या बनाने लग जाता है? दो हॉर्मोन्स जिनको हम क्या बोलते हैं? गोनेडोट्रोपिन्स। कौन कौन से? एलएच और एफएसएच। एलएच एफएसएच जाके किस पे एक्ट करेंगे? टेस्टिस पे। एलएच टेस्टिस की कौन सी सेल पे? लीडिंग सेल। एफएसएच टेस्टिस की कौन सी सेल पे? सर्टोली सेल। एलएच जो गया लीडिंग सेल पे एक्ट करेगा तो लीडिंग सेल कौन सा हार्मोन बनाएगी? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, हॉर्मोन्स को मैंने रेड कलर से लिखा हुआ है। और फिर वो टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस में कौन सा प्रोसेस चालू करा देगा? स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है। दूसरा जो एफएसएस सर्टोली सेल पे जाके एक्ट करेगा तो सर्टोली सेल ऐसी चीजें बनाने लग जाएंगी जिससे स्पर्म को न्यूट्रिशन मिल सके। यानी कि कौन से प्रोसेस में हेल्प हो जाएगी? स्पर्मियोजेनेसिस में। ठीक है। तो टोटल कितने हार्मोन इन्वॉल्व है? 4 हार्मोन इन्वॉल्व है। पहला हाइपोथैलेमस का तो कौन सा हार्मोन है? जीएनआरएच। एंटीरियर पिट्यूटरी के कौन से हार्मोन है? एलएचएफएसएच। और टेस्टिस का कौन सा हार्मोन इन्वॉल्व है? एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। टोटल कितने हार्मोन इन्वॉल्व है इस पूरे प्रोसेस में? 4 हार्मोन इन्वॉल्व है। ठीक है। अब बुक से पढ़ते हैं थ्योरी कंटेंट। देखो, तो बुक में लिखा हुआ है कि स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट कब स्टार्ट होगा? एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी पे चालू होगा, 13-14 साल की एज पे चालू होगा। किसके बढ़ने से? ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सिक्रेशन ऑफ, सबसे पहले कौन सा हार्मोन बढ़ता है? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जीएनआरएच। ठीक है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए सबसे पहले कौन सा हार्मोन बढ़ता है? जीएनआरएच। अच्छा, कह रहे हैं दिस इफ यू रिकॉल, कैसा हार्मोन होता है ये? हाइपोथैलेमिक हार्मोन होता है, हाइपोथैलेमस से रिलीज होने वाला हार्मोन होता है। ठीक है। अच्छा, इंक्रीज लेवल ऑफ जीएनआरएच, फिर इन जीएनआरएच आके किस पे एक्ट करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे। ठीक है। और एंटीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज करने लग जाएगा? गोनेडोट्रोपिन्स। कितने गोनेडोट्रोपिन्स? 2 गोनेडोट्रोपिन्स। कौन कौन से रिलीज करेगा? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एलएच और फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच। ठीक है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी एलएच और एफएसएच बनाने लग गया। अब ये एलएच एफएसएच जाके किस पे एक्ट करेंगे? इन दोनों को हम बोलते क्या है? गोनेडोट्रोपिन। तो गोनेड्स पे जाके एक्ट करेंगे। तो मेल बॉडी में गोनेड्स कौन होता है? टेस्टिस, उस पे एक्ट करेंगे। तो एलएच जाके टेस्टिस की कौन सी सेल पे एक्ट करेगा? लीडिंग सेल पे। और लीडिंग सेल को बोलेगा कौन सा हार्मोन बनाओ? एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन, वो बनाओ। ठीक है। फिर ये एंड्रोजन कौन से प्रोसेस को चालू करा देगा? स्पर्मेटोजेनेसिस। तो क्वेश्चन आ जाए, टेस्टिस का कौन सा हार्मोन है जो स्पर्मेटोजेनेसिस चालू कराता है? एंड्रोजन। क्वेश्चन आ जाए, हाइपोथैलेमस का कौन सा हार्मोन है? जीएनआरएच। ठीक है। अच्छा, तो एलएच ने आके लीडिंग सेल पे काम किया, उसने एंड्रोजन बनाया, एंड्रोजन ने स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू कराया। दूसरा कौन सा गोनाडोट्रोपिन बन रहा था? एफएसएच। ये टेस्टिस की कौन सी सेल पे एक्ट करेगा? सर्टोली सेल। और सर्टोली सेल को बोलेगा ऐसे फैक्टर बनाओ, ऐसी प्रोटीन बनाओ जिससे स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प हो जाए। तो वो सर्टोली सेल को बोलेगा क्या सीक्रेट करो? सम फैक्टर्स, सम प्रोटीन्स विच हेल्प इन प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस, ताकि कौन से प्रोसेस में हेल्प हो जाए? स्पर्म को न्यूट्रिशन दिलाने में हेल्प हो जाए। ठीक है। उसके बाद आता है, तो हमने दो चीजें पढ़ी, स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस, दूसरा हार्मोनल रोल इन स्पर्मेटोजेनेसिस। अब तीसरा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में बोला कि स्ट्रक्चर स्पर्म का कैसा स्ट्रक्चर होता है? माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। और टोटल कितने पार्ट होते हैं? 4 रीजन होते हैं स्पर्म में। पहला कौन सा पार्ट होता है? हेड। दूसरा कौन सा पार्ट होता है? नेक। तीसरा कौन सा पार्ट होता है? मिडल पीस। और चौथा कौन सा पार्ट होता है? टेल। ठीक है। तो एक स्पर्म में जो कि एक हैप्लोइड सेल है, स्पर्म क्या है? हैप्लोइड सेल। ठीक है, एन की सेल है, 23 क्रोमोसोम कंटेनिंग सेल है। तो स्पर्म भाई एक सेल है, तो बाहर से तो किसकी कवरिंग मिलेगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग मिलेगी। सेल के बाहर बाहर तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग होगी। ठीक है। अब उस सेल को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, हेड, नेक, मिडल पीस और टेल, 4 पार्ट है। और कैसा स्ट्रक्चर है? माइक्रोस्कोपिक। तो उसमें हेड होगा, नेक होगा, मिडल पीस होगा और टेल। ठीक है। अब इन चारों को एक एक बार पढ़ेंगे। तो एक लाइन लिख रखी है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एनवलप करती है वॉल बॉडी ऑफ स्पर्म। बार बार से किसकी कवरिंग है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ठीक है। पहले आ जाते हैं हेड पे। तो हेड जो है उसके पास 2 रीजन है। हेड का जो आगे का पार्ट है, एंटीरियर पार्ट है, उसको क्या बोलते हैं? एक्रोसोम।
और एक्रोसोम के जस्ट पीछे क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस, जो क्या कंटेन करता है, क्रोमोजोमल मटेरियल, ठीक है, डीएनए कंटेंट। और कितने क्रोमोजोम होंगे इसके पास, 23 क्रोमोजोम होंगे, ठीक है। और ये जो एक्रोसोम है ये क्या कंटेन करता है, एंजाइम्स। इसके अंदर क्या भरे होते हैं, एंजाइम्स। ऐसे एंजाइम जो ओवम की मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट कराने में, रप्चर कराने में हेल्प करते हैं, ठीक है, एक्रोसोम। और एक्चुअल में सेल के कौन से सेल ऑर्गेनेली के मॉडिफिकेशन से एक्रोसोम बनता है, गोल्जी बॉडी, ठीक है। एक्रोसोम जो पार्ट है वो एक्चुअल में सेल का कौन सा सेल ऑर्गेनेली की मॉडिफिकेशन से बनता है, गोल्जी बॉडी। कंटेन क्या करता है एक्रोसोम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, ऐसे एंजाइम्स जो ओवम के चारों तरफ जो लेयर होती है उसको पेनिट्रेट कराने में रोल प्ले करेंगे ताकि स्पर्म और ओवम फ्यूज हो सके, ठीक है, फ्यूजन के लिए जरूरी है। अच्छा, ये तो हेड की बात हो गई। तो हेड में एक एक्रोसोम है और दूसरा न्यूक्लियस कंटेनिंग पार्ट है। फिर हेड के बाद दूसरा पार्ट कौन सा आता है, नेक। नेक क्या कंटेन करता है, टू सेंट्रियोल। नेक में क्या प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रियोल, ठीक है। उसके बाद तीसरा पार्ट कौन आता है, मिडल पीस। मिडल पीस में काफी लार्ज नंबर में क्या प्रेजेंट होते हैं, माइट्रोकॉन्ड्रिया। और वो माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या प्रोड्यूस करेंगे, एनर्जी, ताकि स्पर्म क्या कर पाए, स्विमिंग कर पाए, मूव कर पाए, मोटाइल बना रहे, ठीक है। और लास्ट पार्ट कौन सा रहता है, टेल, ठीक है। तो ओवरऑल स्पर्म को मोटिलिटी कौन प्रोवाइड करता है, टेल प्रोवाइड करता है। और टेल स्पर्म का लॉन्गेस्ट पार्ट होती है, ठीक है, लॉन्गेस्ट पार्ट। देखो थ्योरी कंटेंट पढ़ते हैं। तो कह रहा है जो स्पर्म का हेड है क्या कंटेन करता है, एक तो इलोंगेटेड कैसा न्यूक्लियस है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस। क्वेश्चन में लिख के दे देंगे डिप्लॉइड न्यूक्लियस, हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, 23 क्रोमोजोम होते हैं। अच्छा, न्यूक्लियस से आगे क्या होता है, एंटीरियर पोर्शन कवर्ड बाय ये कैप लाइक स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं उस कैप लाइक स्ट्रक्चर को, एक्रोसोम। और वो एक्रोसोम किसके साथ भरा होता है, फिल्ड विद एंजाइम्स। कैसे एंजाइम्स, विच हेल्प इन फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। तो ओवम की मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करने के लिए एंजाइम चाहिए, वो कौन कंटेन करके चलता है स्पर्म के अंदर, एक्रोसोम, ठीक है। तो वो कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है एंटीरियर एंड पे, न्यूक्लियस से आगे। फिर दूसरा बताने लग रहा है, उसके बाद कौन सा पार्ट आएगा, मिडल पीस। नेक आएगा, फिर कौन सा आएगा, मिडल पीस। मिडल पीस क्या रखता है, काफी लार्ज नंबर में माइट्रोकॉन्ड्रिया। वो माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी। और उस एनर्जी से कौन मूव कर पाता है, किसकी मूवमेंट हो पाती है, मूवमेंट ऑफ टेल। स्पर्म में कौन मूवमेंट करेगा, टेल मूवमेंट करेगा। दैट फैसिलिटेट, इससे क्या मिलती है, स्पर्म को मोटिलिटी मिलती है। और स्पर्म की मोटिलिटी क्यों जरूरी है, इसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। जितना ज्यादा स्पर्म मूवेबल होगा, स्पर्म की जितनी ज्यादा मोटिलिटी होगी, उतना ज्यादा चांस होगा कि वो ओवम के साथ जाके फ्यूज कर जाएगा। ऐसे स्पर्म्स हैं जिनकी मोटिलिटी कम है, तो उनका कम चांस है कि वो जाके ओवम से फ्यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म की मोटिलिटी भी जरूरी होती है। और स्पर्म की मोटिलिटी कब होगी, जब कौन मूवमेंट कर पाएगा, टेल मूव कर पाएगी। और टेल को मूव करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। वो एनर्जी कौन प्रोवाइड कराएगा, माइट्रोकॉन्ड्रिया। माइट्रोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट कहाँ पे है, मिडल पीस के अंदर, ठीक है। सारी बातें याद रखनी है एक साथ। फिर एक डाटा दे रखा है जो डायरेक्ट याद करना है, कि ह्यूमन मेल एक टाइम में कितना अमाउंट ऑफ स्पर्म इजैकुलेट कर सकता है, 200 टू 300 मिलियन स्पर्म्स, ठीक है। ये ध्यान रखना है, मिलियन है, क्वेश्चन में बिलियन लिखा आ सकता है। तो 200 टू 300 मिलियन स्पर्म्स ड्यूरिंग ए क्वाइटस, एक टाइम में वो कितना अमाउंट ऑफ स्पर्म रिलीज कर सकता है, 200 टू 300 मिलियन, ठीक है। अच्छा, फिर आगे लिख रहा है कि फॉर देम, फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी, कि वो मेल नॉर्मल फर्टाइल है, एटलीस्ट 60% स्पर्म्स मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज। उन 200 टू 300 मिलियंस में से 60% स्पर्म्स की नॉर्मल शेप साइज होनी चाहिए। और एटलीस्ट 40% स्पर्म्स कैसे होने चाहिए, विगरस मोटिलिटी वाले, काफी ज्यादा फास्ट मोटिलिटी वाले, ठीक है। तो वो मेल इंडिविजुअल कैसा बोला जाएगा, नॉर्मल फर्टाइल इंडिविजुअल बोला जाएगा, ठीक है। इस 40% उसमें से कैसे होनी चाहिए, लगभग विगरस मोटिलिटी वाले, ज्यादा मोटिलिटी वाले स्पर्म होने चाहिए, ठीक है। ठीक। उसके बाद आ गया कि जो स्पर्म बना, वो स्पर्म फाइनली कहाँ से रिलीज होगा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से बाहर रिलीज हो जाएगा। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज होने का प्रोसेस क्या बोला जाता है, स्पर्मिएशन,
ठीक है। और फिर कहाँ ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, असेसरी डक्ट्स में। 4 असेसरी डक्ट होते हैं। पहले आएगा रिटेटेस्टिस में, फिर वासा इफ्रेंसिया में, फिर एपिडिडाइमिस में, और फिर वास डिफरेंस में। ठीक है। अब है कि अब इस स्पर्म के साथ कौन कौन अपनी सीक्रेशन ऐड करेगा। ठीक है। तो दो तो डक्ट हैं, दो मेन डक्ट हैं जो अपनी सीक्रेशन स्पर्म्स के साथ ऐड करते हैं, और दो मेन ग्लैंड है जो अपनी सीक्रेशन ऐड करते हैं। वैसे तो ग्लैंड 3 है, लेकिन जो तीसरे वाला ग्लैंड होता है बल्बो यूरिथ्रल, वो तो बस म्यूकस रिलीज करता है ताकि यूरिन की एसिडिटी जीरो हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए। ठीक है। वो मेन अपना सीक्रेशन कुछ स्पर्म में हेल्प नहीं करता, स्पर्म को मोटाइल बनाने में, मैच्योर करने में हेल्प नहीं करता। बाकी दो ग्लैंड हैं वो स्पर्म को मोटाइल मैच्योर बनाने में रोल प्ले करते हैं। तो दो डक्ट भी अपनी सीक्रेशन भेजती हैं स्पर्म के साथ, और दो मेन ग्लैंड भी अपनी सीक्रेशन भेजते हैं। तो दो डक्ट कौन कौन है, एक तो डक्ट है एपिडिडाइमिस, ये भी अपनी सीक्रेशन स्पर्म के साथ ऐड करती है। और उसके बाद सबसे बड़ी डक्ट कौन सी है, वास डिफरेंस, ये भी अपनी सीक्रेशन स्पर्म के साथ ऐड करती है। अच्छा, डक्ट कौन, ग्लैंड कौन से हैं, पहला कौन सा मेन ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल, ये स्पर्म को मोटाइल मैच्योर बनाने में अपनी सिक्रेशन ऐड करता है। ठीक है, इसके कंटेंट में फ्रक्टोज वगैरह रहता है। दूसरा कौन सा है, प्रोस्ट्रेट, ये अपनी सिक्रेशन ऐड करता है। इन दोनों की सिक्रेशन इसेंशियल है स्पर्म को मोटाइल मैच्योर बनाने के लिए। ठीक है। तो दो डक्ट याद रखनी है, दो ग्लैंड याद रखनी है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है एक, कि सीक्रेशन ऑफ, अब डक्ट का नाम बता रहा है, एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस, ये दोनों तो डक्ट हैं। और ग्लैंड कौन सा है, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्ट्रेट। तो इन दो डक्ट की, दो ग्लैंड की सीक्रेशन इसेंशियल है, किसके लिए, फॉर मैच्योरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, स्पर्म को मैच्योर करने में और मोटाइल बनाए रखने में। ठीक है। अच्छा, फिर हमने बोला था कि ये जो तीनों ग्लैंड्स होते हैं उनकी सीक्रेशन मिला के क्या बोली जाती है, सेमिनल प्लाज्मा। और सेमिनल प्लाज्मा किसके साथ मिक्स हो गया, स्पर्म के साथ, तो क्या बन जाएगा, सीमेन बन जाएगा। तो एक्चुअल में मेल बॉडी से क्या इजैकुलेट होता है, सीमेन कंटेंट इजैकुलेट होता है। और ये सीमेन किस किस को मिला के बोला जाता है, मेन टेस्टिस से कौन बन के आया, स्पर्म, और तीनों ग्लैंड से क्या बन के आया, सेमिनल प्लाज्मा। तो सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म मिला के क्या बोला जाता है, सीमेन। तो एक्चुअल में सीमेन मेल बॉडी से रिलीज होता है। ठीक है। अच्छा, फिर बोल रहा है कि भाई प्यूबर्टी के बाद टेस्टिस एक्टिवेट हो गई, टेस्टिस स्पर्म बनाने लग गई, तो ये जो डक्ट हैं, ग्लैंड हैं, ये भी तो सारे एक्टिवेट हो जाएंगे प्यूबर्टी के बाद। तो ये ग्लैंड्स को, डक्ट्स को, इन सब को कौन मैच्योर करने में हेल्प करेगा, मेल सेक्स हार्मोन। कौन सा, एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन। तो वही स्पर्मेटोजेनेसिस भी चालू करा रहा था, और वही मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन मेल के सारे सेकेंडरी कैरेक्टर भी डेवलप करा रहा है। तो कह रहा है फंक्शन ऑफ मेल सेक्स असेसरी डक्ट, कि जितने डक्ट हैं उनका फंक्शन, साथ में जो ग्लैंड्स हैं वो भी फंक्शनल हो गए प्यूबर्टी पे। इन सब की फंक्शनलिटी कौन मेंटेन करता है, टेस्टिकुलर हार्मोन, टेस्टिस का हार्मोन, कौन सा, एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। तो इन सब को मैच्योर भी टेस्टोस्टेरोन कराता है, और स्पर्मेटोजेनेसिस को भी चालू टेस्टोस्टेरोन कराता है। ठीक है।